हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टेट के विद इन 1 वीक में हम पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट क्लासेस मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। स्पेशली 90 मार्क्स के जो टॉपिक था हमारा सीडीपी हमारा कंप्लीट हो चुका है। पेडागोजी कंप्लीट हो चुका है, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर सीडीपी से रिलेटेड जो भी पेडागोजी थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रीजनिंग हरियाणा जीके की 2 क्लासेज कंप्लीट हो चुके हैं। एक क्लास आज इवनिंग तक आपको मिल जाएगी। स्टेट का कॉमन पार्ट के लिए जो 10 नंबर का मैथमेटिक्स आता है, सारे के सारे टॉपिक्स आज मैं इस क्लास में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा, मतलब हर एक टॉपिक से आपको प्रीवियस ईयर स्टेट में अब तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, प्रीवियस ईयर का रिवीजन हम लेंगे। ठीक है, इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप की क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। एंड एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है 90 मार्क्स स्टेट 90 मार्क्स की स्पेशल प्लेलिस्ट है। उसमें 6 क्लासेज अब तक ऐड हो चुकी हैं, जिसमें 2 सीडीपी की मैराथन दे रखी हैं, एक हिंदी की और एक इंग्लिश की पेडागोजी की दे रखी है, 2 हरियाणा जीके की हैं। तो 6 क्लासेज अब तक ऐड हो गई हैं और 3 क्लासेज और ऐड होनी है। मैक्सिमम आपको 10 क्लासेज आपको कवर करनी है। अगर आपने इन 10 क्लासेज को भी अच्छे से पढ़ के चले गए ना, आपके 60 प्लस मार्क्स 90 में से आ जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे, क्योंकि मैंने क्लासेज इस तरीके से करवाई हैं। आप देखोगे उस प्लेलिस्ट को तो आपका कॉन्फिडेंस इतना लेवल हाई हो जाएगा कि आप खुद भी कहोगे कि हाँ, हमने किया है। जाके प्लेलिस्ट का लिंक मैं क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें उन क्लासेज को एग्ज़ाम से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज स्टेट का कॉमन पार्ट का ये रह रही थी क्लासेज, इसलिए क्योंकि मैं टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की क्लासेज लेना स्टार्ट कर दी थी, इसलिए ये वाला टॉपिक हमारा रह गया था। एंड एक रीजनिंग की क्लास आज ही लेंगे। रीजनिंग की क्लास भी आज आपको इवनिंग तक मिल जाएगी। एक ही क्लास में आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक करवा देंगे। 10 मार्क्स की तो रीजनिंग आएगी, आपको आइडिया आ जाएगा। उसमें हम स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करा देंगे। और ये मैथमेटिक्स भी हम क्या कराएंगे, स्टेट में जितने भी अब तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या करेंगे, देखिए टॉपिक फर्स्ट है इस फैक्टर किस तरीके से बनाते हैं। एक मिनट। ओके, फैक्टर देखिए, फैक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 6 ले लिया, 6 के फैक्टर करोगे 2 × 3। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी, ये नहीं है कि जल्दबाजी में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टॉपिक कवर होगा, क्वेश्चंस कवर करेंगे। एक क्लास में आपको यहाँ से मैं 10 मार्क्स का टॉपिक कराऊंगी तो आपको 8 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे यहाँ से। तो क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो आपको लेने के बाद ही पता चलेगी कि आप इंटरेस्ट है तो आप जरूर ही लेंगे। ठीक है, देखिएगा। एंड देखिए फैक्टर हम करेंगे, मान लीजिए हमने 12 के फैक्टर किए। अब हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, इसके क्या करेंगे 2 × 2 × 3। अब देखिए इनके जो फैक्टर्स है इसके अलावा नहीं हो सकते ना, तो हम करेंगे मान लीजिए 15। मैं किस बात पे आने चाहती हूँ वो बताती हूँ। 3 × 5। अब इसके अलावा कोई भी और फैक्टर नहीं हो सकते। जो फैक्टर होते हैं ना वो हमेशा क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, उनको हम गिन सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करती हूँ मल्टीपल की। क्यों ये फैक्टर मल्टीपल क्यों चल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे एलसीएम एचसीएफ के ऊपर आना है। ठीक है ना, मल्टीपल क्या होता है देखिएगा। मैं 3 का मल्टीपल लूँ, 3 के मल्टीपल क्या आ जाएंगे आपके पास, 3, 9, 6, 9, 12 एंड अप टू सो, है ना। मैंने 5 की मल्टीपल लिया, 5 के मल्टीपल कितने आ जाएंगे, 5, 10, 15 एंड अप टू सो। तो जो मल्टीपल होते हैं ना वो अनकाउंटेबल होते हैं, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन फैक्टर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, आपके काउंटेबल होंगे। अब क्या कहता है कि 60 के टोटल फैक्टर बताइएगा, तो हम 60 के फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने का एक तरीका क्या है भैया, यहाँ पे 2 पे गए कितना आ गया 30, यहाँ पे 2 पे गए 15, कितने पे आ गया 3 पे गया 5। तो 60 के फैक्टर क्या बन गए हैं, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फैक्टर बनाना है। क्लियर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 × 3 × 5। ठीक है, फिर आता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के केस में सभी पावर 1 ऐड होगा। देखिए अब मैं बात करती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं।
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जिसको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। लेट मेरे पास क्या है, एक n नंबर है, n नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनको हम टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी डिवाइड्स इन, कैन बी रिटन एंड मल्टीपल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो लेट मैंने मान लिया कि P1 P2 P3 आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर n, ठीक है। तो हमने क्या किया, P1 इंटू P2, इसकी पावर मैंने K1 ले ली, इसकी पावर K2 ले ली, एंड P3 K3 एंड अप टू सो। ये मैं जनरलाइज कर रही हूँ, ठीक है। N ले लिया और Kn, ये मान लीजिए इस नंबर के फैक्टर्स बन रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, K1 प्लस 1 इंटू K2 प्लस 1 इंटू K3। अब अच्छे से समझ में आ जाएगा, सभी के क्या आ जाएंगे, Kn प्लस 1। किस तरीके से, अब आप एक बार देखिएगा 60 के टोटल फैक्टर क्या होंगे, टोटल फैक्टर आपके किस तरीके से बन सकते हैं। तो आपको पता है कि आपने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 तोड़ दिया। तो अब देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो जो पावर थी उनके मैंने 1 ऐड करके मल्टीप्लाई किया है ना। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, 2 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस 1। देखिए 2 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, क्लियर। अब क्या करो, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा आंसर, 4 4 3 जा 12 फैक्टर हो जाएंगे। करके दिखाऊं कौन से हैं फैक्टर्स आपके। देखिए 60 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 60 को 1 करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 भी करेगा, 6 भी करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 करेगा, 12 करेगा, 13 14 15 करेगा, और आपका 30 करेगा, और फिर आपका 60 करेगा। काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वो कौन रह गया, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 4 5 6 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा ना, अच्छा जी, 10 करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 13 14 15 करेगा, 30 और 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 21, कौन रह गया, सारे कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है। तो आपके कितने फैक्टर बन जाएंगे, आपके 12। कौन सा रह गया आप देख लेना, ठीक है। मेरा मकसद क्या था कि आपको समझाना कि भैया ये फैक्टर हो सकते हैं, इनमें से एक और है जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ओड फैक्टर क्या होते हैं। चलो ये फिर एग्जाम्पल्स पे चले, क्योंकि टॉपिक्स पे चले गए तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, और एग्जाम्पल्स से ही जो टॉपिक्स निकलेगा उसको मैं डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। वैसे मैंने ओड फैक्टर बात कर ली, तो एक बात कर लेते हैं। देखिए ओड फैक्टर के केस में जैसे मैंने 60 ले लिया, 60 क्या है, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 3 और 5। इसमें देखिए ओड ओनली मुझसे पूछ लिया कि ओड फैक्टर क्या होंगे। ओड फैक्टर में आप क्या करोगे, जो ओड पावर है ना उनको ऐड करना है। ओड पावर 1 1, इवन वाला नहीं लेंगे हम, ठीक है। 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे आपके, 4, क्लियर। क्योंकि इवन वाला लेते ही ये मेरा फैक्टर, ये मेरा फैक्टर, तो ओड फैक्टर कितने होंगे, 4 होंगे। देखिए ओड मेरे एक ये है, 5 है ना, और 15 है, और 3 है, और एक ये 1 है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके 4 नंबर ऐसे हैं जो कि आपके ओड है, ठीक है ना। ओड फैक्टर कितने हो गए आपके, 4 हो गए। इवन फैक्टर बाकी के बच गए, वो सारे क्या हो जाएंगे, इवन फैक्टर। 12 माइनस में टोटल आपको पता है, ओड आपको पता है, तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस में 4 इक्वल टू 8। 8 आपके कितने रहेंगे, इवन रहेंगे। देख लीजिएगा, ये इवन है, इवन 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 ऑल आर इवन, क्लियर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 ही टुकड़े हो सकते हैं, एक खुद एक p इज ए प्राइम नंबर। देन वी कैन से दैट द टू हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। 1 जो है ना, 1 ना तो प्राइम है, नॉट प्राइम, और ये प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है, नॉट ए प्राइम नंबर। 2 क्या है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है एज वेल एज इवन भी है, ठीक है।
अब बात करते हैं 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर है। 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं आपके 15 है। 1 से लेके आपके 25 तक कितने प्राइम नंबर है 9 है। देखिए एक बार बता देती हूँ, या इनको याद ही रख लो। 1 से लेके 100 तक 25, 1 से लेके 50 तक 15 और 1 से लेके 25 तक 9। कौन से है ये बता देती हूँ। जैसे देखिए 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 9 नहीं है क्योंकि 9 के फैक्टर हो रहे हैं। 9 के 3 इंटू 3 फैक्टर बन रहे हैं ना। जिनके फैक्टर बनेंगे उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जिनके फैक्टर नहीं बनेंगे, जिनके फैक्टर सिर्फ खुद और जो आपका 1 होता है, जैसे मान लीजिए 2 को क्या लिखूंगी 1 इंटू 2, इसके अलावा नहीं लिख सकती है ना। 3 को क्या लिखेंगे 1 इंटू 3। तो ये क्या है आपके प्राइम नंबर है। 7 हो गया, 9 11 हो गया, 13 हो गया, 15 16 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 नंबर्स हैं 1 से लेके 25 तक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके आपके स्मॉलेस्ट प्राइम कंपोजिट नंबर क्या होता है। ओड कंपोजिट नंबर कौन सा है। देखिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। देखिए 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है 4 है। ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। ओड कौन सा होता है जो 2 से डिवाइड ना हो। इवन क्या होता है जो 2 से डिवाइड हो, और ओड क्या होता है जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है ना। तो देखिए ओड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट भी होना चाहिए और ओड भी होना चाहिए। तो देखिए ये कंपोजिट है लेकिन इवन है। फिर 5 नहीं है, 6 है लेकिन ये इवन है। 7 नहीं है, 7 कंपोजिट ही नहीं है। फिर 8 है, ये भी इवन है। तो यहाँ पे 9 सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर है। ठीक है। तो सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा। अभी आप बात कीजिए फाइंड द प्राइम नंबर। फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होंगे जो पावर्स होंगी ना। जैसे मान लीजिए 60 था, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5। तो जो प्राइम फैक्टर होंगे सिर्फ आप पावर्स को ऐड कर देंगे। 2 + 1 + 1 कितना बन जाएगा 4। ठीक है। 4 नंबर ऐसे हैं जो आपके प्राइम नंबर्स हैं। देखिए मैं आपको समझा भी देती हूँ। जैसे हमने किया था ना कि 60 के हम फैक्टर बनाए, 60 के मैंने फैक्टर बनाए थे। तो यहाँ पे प्राइम एक ये है, 2 3 और क्या है आपके प्राइम नंबर्स 4 है ना। ये भी प्राइम है नहीं भैया, 1 2 3 और एक और नंबर है जिसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है ना। और जो 60 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके प्राइम फैक्टर। क्लियर। सिर्फ आप पावर्स को ऐड करें। ठीक है। जैसे हमने 18 लिया, जैसे मैंने 18 लिया तो 18 को कैसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो इसकी पावर 1 1 1। तो यहाँ से 18 के 3 प्राइम फैक्टर हैं, 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। देखिए 18 के फैक्टर बनाना, 18 के फैक्टर बनाएंगे 2 पे गया 9, 3 पे गया 3। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कौन कौन डिवाइड कर रहा है, ये भैया प्राइम फैक्टर्स बनाइए। 18 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 5 6 कर रहा है, 7 8 9 और फिर खुद 18। तो कौन से हैं प्राइम फैक्टर्स जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हो। एक तो ये है 2 और 3। एक इस ये 1 को ले रहा है। ठीक है। क्योंकि इसमें भी 2 ही आ रहे हैं। देखो आप देखो 3 प्राइम फैक्टर 1 2 3। तो 1 ये 3 इसलिए ले रहा है क्योंकि ये ना ये 2 बार आया हुआ है, ये 2 बार आया हुआ है। ठीक है। तो आपके कितने प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द 150 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या लिखोगे, तोड़ो इसको। कितने पे गया 2 पे 75, फिर कितने पे गया 3, कितना गया 3 पे 25, फिर 5 पे और 5। तो 150 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपके कितने बन जाएंगे यहाँ पे 1 1 1 + 1 + 2 कितने बन जाएंगे आपके 4 प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या होता है, ओड फैक्टर्स क्या होते हैं, इवन फैक्टर्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे देखिए एक एग्जांपल और दे देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 12 की पावर 20। तो आप क्या करोगे 12 को फैक्टर बनाओ। पहले 12 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 पे गया
कितना आ जाएगा 6, फिर 2 पे गया 3 और फिर 3 पे गया 1। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टर आपके हैं कितने, प्राइम फैक्टर आपके 2 प्लस में 1 इक्वल टू कितना है 3 फैक्टर है ना। लेकिन हमें तो चाहिए क्या 12 की पावर 20 की। तो जितने भी आपके प्राइम फैक्टर आ गए ना और जितनी पावर दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर देना। आपके 60 नंबर ऐसे हैं जो कि आपके प्राइम फैक्टर हैं किसके 12 की पावर 20 के। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रखा है क्या 2 की पावर 2 और 3 की पावर 5 और 5 की पावर 7। एक प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे सिर्फ 2 + 5 + 7। आप इन पावर्स को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूनिट डिजिट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा यूनिट डिजिट। देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर्स दे रखा है, तो देखिए जैसे लास्ट में जो नंबर आता है ना उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जी। ठीक है, इन्हीं नंबर्स में से आपका यूनिट डिजिट आ सकता है। तो सबसे पहले वो नंबर देख लीजिए जो हमेशा आते ही आते हैं। अगर लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में कितनी भी बड़ी पावर हो, कुछ भी हो, लास्ट में अगर आपका 0 होगा तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा और 6 है तो 6 रहेगा। देखिए हमारे 4 नंबर कवर हो गए हैं, यहाँ पे बच गए कौन, देखो ये कवर हो गया 1 0 1 5 और 6 कवर हो गए ना। अब हम बात करते हैं कि भैया जैसे देखिए एक एग्जांपल देख लो इनके ऊपर, 21 की पावर 75, 25 की पावर 76 प्लस में 26 की पावर 1000 लगा लो, कुछ भी लगा लो, 20 की पावर 111। ठीक है, तो आप बताओगे कि इनके यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आपको पता है कि इसका यूनिट डिजिट लास्ट में 1 है तो 1 रहेगा, यहाँ 5 है तो 5 रहेगा, यहाँ 6 है तो 6 और ये क्या रहेगा 0 है तो 0 रहेगा। अब सभी को क्या कर दो ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 6 × 12 और तो लास्ट में क्या है आपका 2, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 और 9 की। दोनों एक जैसे बंदे बैठे हैं, तो देखिए अगर मान लीजिए मैं 4 की पावर 1 करूँ, पहले मैं 4 की बात करती हूँ, 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, अगर मैं 4 की पावर 2 करूँगी तो 16 आएगा, क्या आ रहा है मेरे पास 6। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं ना, 4 की पावर 3 करेंगे तो मेरे पास फिर से 4 64 आएगा, तो क्या आ रहा है लास्ट यूनिट डिजिट 4। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए 4 की पावर 4 करेंगे तो फिर आपका 216 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये क्या आ रहा है 6, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं 4 की पावर ओड पावर ले रही हूँ तो मुझे 4 मिल रहा है, अगर मैं 4 की पावर इवन ले रही हूँ तो मुझे 6 मिल रहा है। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दो, एक चलो दूसरा यही बात देख लो आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया 1 2 3 4, इसकी पावर मैंने ले ली 1 2 4 5 6। ठीक है, अब ये कितनी क्या है मेरा लास्ट में 2 से डिवाइड होने वाला नंबर इवन होता है। ठीक है ना, तो ये इवन पावर है, 4 लास्ट में 4 है, इवन पावर है, तो इवन पावर होता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। समझ गए ना कि क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ से मान लीजिए कि मैंने नंबर ले लिया 1 4 4 2 4, ठीक है कुछ भी ले लो, यहाँ मैंने क्या लिया 1 0 0 3। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में क्या है 4, यूनिट डिजिट कितनी है आपका जो पावर है वो कितना है ओड पावर दे रखा है, तो आपके पास यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। समझ गए, तो 4 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 करेंगे तो 81 आएगा, 81 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1। ठीक है, 9 की पावर 3 करेंगे तो फिर मेरे पास 729 आ रहा है, तो क्या आ रहा है मेरे पास 9 आ रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे क्या है 9 की पावर अगर हम ओड लेते हैं तो मेरे पास 9 आ रहा है, 9 की पावर मैं इवन ले रही हूँ तो मेरे पास 1 आ रहा है। जैसे मैं समझा रही हूँ आपको 1 2 9। ठीक है, इसकी पावर 1 2 3 4। ठीक है, इवन है तो आप लास्ट में 9 नंबर है तो इवन है तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 139। ठीक है, 1 2 3। अब ये क्या है ओड पावर है, ये यहाँ पे 9 है तो 9 की ओड पावर आपको क्या दे देगी 9 दे देगी। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पे 4 की पावर इवन लोगे तो 6 आ जाएगा, 4 की पावर ओड लोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, 9 की पावर इवन लेंगे तो देखिए इवन को समझ लो 2 और ओड को समझ लो 1। ठीक है, यहाँ पे ओड लेंगे इवन लेंगे तो 1 आ जाएगा और ओड लेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। क्लियर, क्या क्या क्लियर हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, अब कौन भाई साहब बच गए हैं, अब बच गए हैं आपके 2 3 7 और 8।
अब इनके पास एक फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लिया हमने 1 2 3, इसकी पावर मैंने क्या ले ली 7 4 5, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। यूनिट डिजिट बताएंगे, लास्ट में क्या है 3 है। अब इसके इनके रिलेशन में तो ये नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अगर मान लीजिए 2 3 7 और 8 इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो जो पावर दे रखी है ना उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। इसको ध्यान से सुनना, 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लगा देंगे 3 पे, ठीक है। वही आपका क्या रहेगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं 4 से डिवाइड करूँगी। अब मान लो कि इतना बड़ा नंबर आप 4 से डिवाइड करोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो आपको 4 से जब भी डिवाइड करते हो ना तो लास्ट के 2 डिजिट से डिवाइड कर लेना है बस। जो रिमाइंडर आपके लास्ट के 2 डिजिट से डिवाइड करने पे आएगा वही रिमाइंडर आपका कंप्लीट डिवाइड करने पे आएगा, ठीक है। तो ये कितना है 44 45 45 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 लगा देंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। समझ में आ गया? ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 7, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 4 5 6, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दो कि लास्ट के 2 डिजिट को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ना तो जो भी यूनिट, ये जो फॉर्मूला है ना वो सभी पे लगेगा, सभी पे, इन पे भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे आप 56 जब आप कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं तो उस नंबर को हम 4 मानेंगे। जैसे मान लीजिए 1 रिमाइंडर बचेगा तो 1 लगा देंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा तो 2 लगा देंगे, 3 रिमाइंडर बचेगा तो 3, और 4 रिमाइंडर बचेगा तो हम उसको 4 रिमाइंडर तो बचेगा नहीं ना, 0 बचेगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा, तो यहाँ से हम उसको 4 मान के चलेंगे, ठीक है। तो अभी बात कर रहे हैं यहाँ कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो 7 की पावर क्या लेंगे 4 लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फंस गया, ठीक है ना। देखिए मैं इतना डीप इसलिए बता रही हूँ, कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। जो कैच कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, और ये सब ना टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपके। तो यहाँ से आप क्या करोगे 7 × 7 × 7 × 7 लिख सकते हो ना। अब आप क्या करोगे, गुणा कैसे करोगे वो बताती हूँ। इन दोनों की गुणा करोगे तो 49 9 आएगा, तो सिर्फ मुझे 9 से मतलब है, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे चल रहे हैं। 9 की और 7 की करेंगे 63, मुझे सिर्फ 3 से मतलब है। 3 की और 7 की करेंगे 21, और 21 का लास्ट डिजिट क्या होता है 1, तो आपका आंसर रहेगा 1। क्लियर? उम्मीद है आपको यूनिट डिजिट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट है आपका डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है आपका डिविजिबिलिटी। देखिए डिविजिबिलिटी क्या होती है देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस क्या आता है, ये आए हुए क्वेश्चन है 1 से लेके 800 तक डिविजिबल कितने नंबर है, कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, डिविजिबल बाई जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 1 से लेके 800 तक आपके कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो भैया आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना है 800 को 3 से डिवाइड कर देना है। जब आप 800 को, मैं एक बार इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताती हूँ, 800 को मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो 2 पे गया, 6 आ गया, यहाँ पे 2 बच गया, या फिर 6 पे गया, फिर यहाँ पे 18 आ गया, फिर 2 पे हो गया, यहाँ पे फिर मतलब कितना आ गया 0 हटा 6 पे चला गया, 18 आ गया, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 जो कि 3 से छोटा है, इसको नेगलेक्ट कर दो, ठीक है ना। कुछ भी आए सिर्फ हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाए 266, तो ये रहेगा आपके, ये 1 से लेके 800 तक 3 से डिवाइड होने वाले नंबर आपके 266 है, ठीक है। और एग्जाम्पल कराऊंगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मान लीजिए कि मैंने ले लिया कि क्या बताऊँ, नेक्स्ट इसी पार्ट का ले लेती हूँ कि आपको 1 से लेके 500 तक आपके 6 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर हैं, 6 से डिविजिबल होने वाले। तो 500 को आप क्या करोगे 6 से डिवाइड करोगे, तो करके देखो यहाँ पे 500 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने पे चला गया 8 पे चला जाएगा 48, और कितना बच गया 2, फिर 3 पे चला गया, ठीक है 18, यहाँ पे कितना बच गया 2, रिमाइंडर अगर इससे छोटा है तो इसको निगलेक्ट करो, सिर्फ मुझे ये देखना है। तो 83 नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे कितने पे 1 से लेके 500 के बीच में, ठीक है। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो देखिएगा। क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन आया था हाउ मेनी नंबर्स आर दियर फ्रॉम 21 to
21 to 40 विच डिविजिबल बाई 3। कितने नंबर हैं जो 21 से लेके 40 के बीच में नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें तो 1 से लेके 40 तक पता है ना, और 1 से लेके 20 तक पता है। ठीक है ना, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए 1 से लेके, अगर मैं करूँ 1 से लेके 40 तक डिविजिबल बाई कितने हैं 3, और 1 से लेके 20 तक डिविजिबल बाई कितने हैं 3। तो अगर मान लीजिए अगर 1 से लेके 40 वाले में से 1 से लेके 20 वाला मैं हटा दूँ तो मुझे 21 से 40 तक का मिल जाएगा। मैंने क्या बोला है वो अच्छी से समझना कि मुझे निकालना क्या है 1 से लेके 20 तक। अब एक बात बताओ कि मान लो मुझे लेना है 11 से लेके 20, ठीक है, और मुझे रास्ता पता है 1 से लेके 20 तक। अगर मैं 1 से लेके 10 वाला हटा दूँ तो मुझे 11 से लेके 20 वाला मिल जाएगा ना, यही कहना चाहती हूँ। अब मुझे 1 से लेके 40 तक पता है, मुझे 1 से लेके 20 तक पता है। अगर मैं 1 से लेके 40 वाले में से 1 से लेके 20 वाला लेस कर दूँ तो 21 से 40 वाला मिल जाएगा, है ना। तो आप ये वाला 40/3 करोगे, यहाँ से 20/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 और ये बच जाएगा आपका 3, ठीक है, और ये बच जाएगा आपका 6। तो आपको क्या करना है 40/3 माइनस में 20/3 दैट इक्वल टू 13/-6 कितना आ जाएगा 7 ऐसे नंबर हैं जो 21 से लेके 40 के बीच में जो 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड इसलिए क्योंकि सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब एक एग्जांपल और लीजिए, बिटवीन 100 to 300, 100 से लेके 300 के बीच में कितने नंबर हैं जो डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल है। अब मुझे वही बात है 1 से लेके 300 तक पता है तो कितने हो जाएंगे 300/5 कितने आ जाएंगे 60। मुझे 1 से लेके 100 तक पता है, ठीक है, तो कितने आ जाएंगे 100/5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे तो 100 से लेके 300 चाहिए ना, अगर मैं 1 से लेके 300 में से 1 से 100 वाला हटा दूँ तो बाकी का वैल्यू बच जाएगी, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300/5 माइनस में 100/5 कितना आ जाएगा 60 माइनस में। अब आप एक बात ध्यान दो, किसके बीच में ले रहे, एक बात कंप्लीटली ध्यान देना, यहाँ पे हम वही गड़बड़ कर रहे हैं। 100 से 300 के बीच में बोला इसने बिटवीन, तो 100 नहीं लेना है। ओके, 100 नहीं लेना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा भैया, एक आधी गड़बड़ हो जाती है। तो 100 नहीं लेंगे, तो जब हम 100 इंक्लूड कर रहे हैं तब मेरा 60 आ रहा है। तो हम क्योंकि 100 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 5 से, तो हम एक 1 को लेस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 59 माइनस में 20, आपका आंसर रहेगा 39। और आंसर में आपको 40 मिलेगा, ऐसा टिक करके आओगे मुझे पता है। तो आपको ध्यान देना है कि मुझे कहाँ से लेना है कि 100 से और 300 के बीच की वैल्यू लेनी है। तो बीच की वैल्यू अगली कौन सी आएगी 105 आएगी, 100 नहीं आएगा क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हम जो 60 आंसर आ रहा है ना, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है उसमें से एक को लेस कर देंगे ताकि मेरा 100 निकल जाए। समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। कुछ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ऐसे कोई ऐसा वैसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। How many 3-digit numbers are there which are completely divisible by 6? अब एक बात ध्यान दो, कितने नंबर हैं, ये लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ इस टॉपिक पे, कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के हैं, ठीक है, जो कि 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए 3 डिजिट कहाँ से शुरू होता है 100 से, 100 101 अप टू 999 तक। ठीक है, अब आपको पता है कि मुझे तो 1 से लेके 999 तक पता है ना। अगर मैं 1 से लेके 999 में से 1 से लेके 99 वाला हटा दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो 999 माइनस 6 माइनस में 99/6। समझ में आया क्या किया मैंने। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 166 माइनस में 16 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 150, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए टॉपिक से तभी मुझे हटने का मन करता है कि सामने वाले को वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये क्लास लेने का मेरा यही मकसद है कि आपको जो टॉपिक करवाया जाए वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं क्या, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए ये कहता है क्वेश्चन सेकंड है 200 से लेके
500 तक डिविजिबल बाई, भागना नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2, 3 और 4। ऐसे कितने नंबर हैं जो 200 से 500 के बीच में, ठीक है, मतलब 200 से लेके 500 तक के कितने नंबर हैं जो कि 2, 3, 4 ऐसे नंबर आ जाए तो आप इनका एलसीएम लोगे, ठीक है। अगर वो एलसीएम इन सब को डिवाइड कर रहा है तो वो सारे नंबर इन सब से डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ से क्या लोगे 2, 3 और 4 का क्या लोगे एलसीएम, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है 1 से लेके 500 का मुझे पता है, अगर मैं 1 से लेके 500 में से 1 से लेके 200 का हटा दूँ तो मुझे 200 से 500 के बीच की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 500/12, यहाँ से 199, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है 200 को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। बिटवीन नहीं बोला है, यहाँ पे बिटवीन बोलता तो 200 लेती, बिटवीन नहीं बोला है तो 199 लेंगे। 199/12, तो यहाँ से इसको करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 41 एंड माइनस में 16 दैट इक्वल टू 25 आपका आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। एक पार्ट और देख लीजिए जो डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से लेके 30 के बीच में डिविजिबल बाई, अब के बार क्या है 1 से लेके 30 के बीच में डिविजिबल बाई, अब आइदर बोल रहा है आइदर 2 और 3, या तो 2 से डिवाइड होने चाहिए या 3 से डिवाइड होने चाहिए, या तो 2 से डिवाइड होने चाहिए या 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जैसे 1 से 30 ले रहे हैं तो 30/2, तो 2 से डिवाइड होने वाले आ गए, प्लस में 30/3 तो 3 से डिवाइड होने वाले आ गए, माइनस में 30 एलसीएम ऑफ 2 और 3। अब ये देखिए मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि वो वाले नंबर हटा दिए जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2 से डिवाइड होने वाले ये, 3 से डिवाइड होने वाले ये, वो नंबर हटा दिया जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। क्लियर। जैसे मैंने क्या किया, जैसे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 एंड माइनस में यहाँ पे 6 होगा, एलसीएम कितना होगा 6 माइनस में 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 20। उम्मीद है ये टॉपिक आपको कवर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, देखिए ये कहता है कि जैसे मान लीजिए 29 डिवाइडेड बाई 8 में रिमाइंडर क्या होगा। तो हम 29 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 पे चला गया, 32 कितना आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 3 प्लस में 5 8 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से और अरे भैया यहाँ पे कुछ भी वैसे भी करोगे, देखो 29 को 8 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 पे जा रहा है, 4 पे आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 5। वैसे भी इतना इजी तो पूछेगा नहीं, तो पूछेगा क्या, क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे आए हुए हैं। ये कहता है 29 गुना 53 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो फाइंड रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिएगा। तो यहाँ से मान लीजिए इसको डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 20 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो ये 28 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ना 28 से, तो 1 रिमाइंडर इधर बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा भैया, यहाँ पे 49 पे जा रहा है ना कंप्लीट, यहाँ पे 4 बचेगा। तो दोनों की क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, 1 गुना 4 अपॉन में 7, तो कितना बचेगा 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट पार्ट है आपका 36 की पावर 40 एंड अपॉन में 7, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिएगा। तो अब आप एक बात करो, कंप्लीटली कितना है 36 को 7 से डिवाइड करोगे तो 35, 1 रिमाइंडर बचेगा और 1 की पावर 40 लोगे तो भी आपका 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मान लीजिए 47, इसकी पावर कितनी है 30, 47 की पावर 36 एंड अपॉन में कितना है 6। अब आप एक बात ध्यान दो, ये कितना है 47 को मैं अगर डिवाइड करूँगी किससे 6 से तो कितने पे जाएगा, देखिए यहाँ पे आसपास के नंबर पे लेके जाओ, आसपास के नंबर कितने पे जाएगा 8 पे जा रहा है, तो 48 आ रहा है, तो कितना बच रहा है -1 बच रहा है ना। अगर मोस्टली में आपका 1 और -1 बचेगा तो -1 की पावर क्या करूँगी 36, कितना बच जाएगा 1 रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा, 39 की पावर आप 75 कर रहे हो, 8 से डिवाइड कर रहे हो
ठीक है ना। आसपास का नंबर देखो, आसपास का नंबर 8 किससे डिवाइड है, 40 से जा रहा है, 40 से जा रहा है। यहाँ 40 करूँगी, 40 माइनस 39 में से 40 लेस करेंगे तो -1 बचेगा इधर, -1 की पावर 75। यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर, -1। अब देखिए अब की बार -1 की पावर ओड है तो -1 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, जो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें से -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 7। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए 36 की पावर 42 प्लस में 15 एंड अपॉन में 7, रिमाइंडर देखना है आपको। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस नंबर, पहले इस नंबर को सोल्व कीजिएगा। इस नंबर को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 35 पे जा रहा है, 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 1 की पावर 42 एंड प्लस में 15 को कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 बच रहा है ना, क्योंकि 14 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। भाई अलग अलग आप कर सकते हो, जिसको कम बिल्कुल ही मैथमेटिक्स नहीं आता वो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे इसके करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो उसकी पावर लगा देंगे, यहाँ पे करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा वहाँ पे कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 1 + 1/7 2/7 कितना आ रहा है। तो देखिए ये जो नंबर है अगर आपका जो डिवाइड करे उससे छोटा है तो डायरेक्ट वो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को कवर करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या ले लिया, 17 की पावर 23 माइनस में 15/9, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे कितना है 17, 9 से डिवाइड करेंगे, 18 कम्प्लीटली जा रहा है ना, तो कितना बच जाएगा, -1 की पावर 23 एंड माइनस में 15 है तो आपके पास कितना बच जाएगा, 9 से कर रहे हो ना आपका, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास 9, यहाँ पे ओड पावर है तो -1 -6/9 कितना बचेगा, -7/9। अब यहाँ पे माइनस है तो आप क्या करोगे, जो नीचे है 9 में से 7 को घटा देना, 2 आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रही हो तो भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस उम्मीद है आपको समझ में आ जाए जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह सब आपको पता है, ठीक है ना। जीसीडी भी क्या होता है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, छोटा सा एग्जाम्पल लूँगी फिर आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने 6 ले लिया, 6 को क्या किया 2 और 3। जैसे मैंने 8 ले लिया, 8 को मैंने क्या लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2, ठीक है। एचसीएफ में आप क्या करोगे, एचसीएफ और जीसीडी एक ही होता है, ठीक है ना। एचसीएफ में आप क्या करोगे भैया, जैसे मान लीजिए जो कॉमन है ना सिर्फ वही लोगे, और कॉमन है और वो भी कम पावर है, ठीक है। देखिए इसको मैं लिखूंगी 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, इसको क्या लिखूंगी 2 की पावर 3। तो देखिए 2 कॉमन है ना, और पावर जो कॉमन है उसकी छोटी पावर लेंगे तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम में आप क्या करोगे, एलसीएम में आप करोगे भैया जो कॉमन है वो लेंगे और वो भी हाईएस्ट पावर लेंगे। जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उस कॉमन की हाईएस्ट पावर लेंगे 2 की पावर 3, और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेंगे, ठीक है। तो 8 × 3 कितना आ जाएगा 24। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट एक बार और समझा देते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 4, एंड दूसरा है आपके पास 2 × 3 की पावर 4 एंड 7। आपका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। मैंने मान लिया A = दिस एंड B = दिस, ठीक है। एचसीएफ ऑफ A एंड B कितना आ जाएगा भाई, कॉमन देखो 2 कॉमन है, छोटी पावर 2 आ गया। दोनों में 3 कॉमन है, छोटी पावर 3 की पावर 2 कॉमन है ना, 3 की पावर 2 छोटी है। 7 कॉमन है लेकिन छोटा पावर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम कैसे आ जाएगा, एलसीएम में कॉमन आएगा वो तो आएगा ही आएगा, और वो भी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगा। कॉमन है हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, 3 कॉमन है हाईएस्ट पावर 3 की पावर 4, 7 कॉमन है 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, ओके। नेक्स्ट है, देखिए एक बात बताती हूँ आपको, जैसे मान ली मुझे एलसीएम निकालना है किसका, जैसे 2, 3, 4 और 9, ठीक है। मुझे इनका एलसीएम निकालना है। एक ट्रिक बताती हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 2 किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में 4 आ रहा है तो 2 को काट दो। 3 के टेबल में 9 आ रहा है
3 को काट दो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही आपका क्या रहेगा, एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया कुछ? चलिए एक एग्जांपल और बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 5, 6 और क्या लूँ मैं 20 और 12। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, 5 के टेबल में 20 आ रहा है तो 5 को काट दो, 6 के टेबल में 12 आ रहा है तो 6 को काट दो। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही आपका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। ये शॉर्टकट है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप बेसिक मेथड को मत भूलना। ठीक है, अच्छा जी, अब एलसीएम करेंगे हम। एलसीएम ऑफ फैक्टर्स का जब फ्रैक्शन में दे रखा है, जैसे 2/3, 4/6 और आपके पास आ गया है 8/27। देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों करा के दिखाती हूँ। एलसीएम ऑफ दिस नंबर, तो आप क्या करोगे, जो अगर एलसीएम निकाल रहे हो तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकाल रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास एलसीएम ऑफ 2, 4, 8 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 3, 6 और ये क्या 27। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 2 के टेबल में 8 भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी 8 आ रहा है, तो 8 ही आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ किन जो तीनों को डिवाइड कर रहा हूँ, जो 3 को भी, 6 को भी, 27 को, तो 3 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो क्या आ जाएगा 3। क्लियर। अब मैं इसी का एचसीएफ निकालती हूँ। एचसीएफ ऑफ किसका, 2/3, 4/6 एंड 8/27। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ ऊपर वाला नंबर 2 अंश बाई हर होता है ना, तो अंश का क्या करेंगे हम, एचसीएफ लेंगे 4 एंड 8। इंग्लिश वाले न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। कितना आ जाएगा 3, 6, 27। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो तीनों को डिवाइड करे, 2 ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करा, तो यहाँ से आ जाएगा 2, जो तीनों से डिवाइड हो तो 27। तो ये आ जाएगा आपका एचसीएफ और ये आ जाएगा आपका एलसीएम। तो फ्रैक्शन भी किस तरीके से करना है वो भी आपको समझा दिया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको एक क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन है। देखिए ये दे रखा है a³ + b³ एंड a⁴ - b⁴ का हमें क्या निकालना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों ही निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप फैक्टर बनाओ किसके, a³ यहाँ पे माइनस है भैया, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, a³ - b³ के फैक्टर क्या हो जाएंगे, a - b इंटू में a² + ab + b²। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाओ, a⁴ - b⁴ के क्या बन जाएंगे, a - b इंटू a + b इंटू a² + b²। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा जो दोनों में कॉमन है, तो a - b दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा मेरे पास एचसीएफ। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगा, तो a - b इंटू में a² + ab + b² एंड इंटू में a + b इंटू में a² + b²। क्लियर। तो इन सब की क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लिकेशन कर देना, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी आंसर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फैक्टर में आए तब भी आप क्या कर दोगे, एलसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, कई बार ज़्यादा लगातार बोलते हैं ना तो एक बोलते बोलते टंग स्लिप हो जाती है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है, आपको उसको याद रखना है कि कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं आपको, एनी 2 नंबर गिवन, एनी 2 नंबर्स a एंड b, देन रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में आपका जो रिलेशन है वो क्या आएगा। देखिएगा हमने a और b ले लिया, ये क्या है a और ये है क्या b, एचसीएफ ऑफ ab एंड एलसीएम ऑफ ab। एग्जाम्पल से भी बताऊंगी इनका रिलेशन क्या होता है, a इंटू बी, दोनों जो दोनों नंबर दे रखे हैं उनकी गुणा, एंड एचसीएफ ऑफ a, b गुणा में एलसीएम ऑफ a, b। ठीक है, यहाँ से आपको 1, 2, 3, 4 नंबर दे रखे हैं, यहाँ से 3 आपको दिए मिलेंगे और 1 आपको निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों दे रखे हो और इनमें से 1 दे रखा हो तो इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, ये निकालना है तो इसको डिवाइड कर देना, ये निकालना है तो इसको डिवाइड कर देना। मान लीजिए इनमें से ये दोनों दे रखे हैं, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा हो, 1 नंबर दे रखा होगा, तो जो निकालना है वो इस साइड रखना है, जो दे रखा हो वो ऊपर ले जाना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा क्या दे रखा है, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया क्या, सपोज दैट मैंने दे दिया 6 और 8, कोई 2 नंबर है, एंड इनका एलसीएम दे दिया
HCF दे दिया, HCF क्या आ जाएगा, एक बार निकाल के देख लो। 6 को क्या लिख सकती हूँ 2 × 3 और 8 को क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 3। HCF कितना आ जाएगा, HCF है आपके पास 2, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले मेथड से निकालना है। तो आपके पास 6 × 8 बाई HCF कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया यहाँ से 4, 6 4 24, ठीक है। ये आपका एलसीएम आ गया। इस तरीके से आपको सिर्फ ये मेथड याद रखना है, आप कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक, देखिए एक टॉपिक और करवा देती हूँ। जैसे एक एग्जांपल ये आई हुई है आपके पास 0.54, 1.8, 0.36, 0.9। यहाँ इसका HCF और LCM दोनों निकालना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 54/100, इसको लिख सकते हैं 18/10, इसको लिख सकते हैं 36/100 एंड 9/10 लिख सकते हैं ना। तो आपको निकालना है HCF, जो भी निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यू का HCF निकालेंगे, नीचे वाले का LCM निकाल देंगे, ठीक है ना। तो HCF ऑफ दीज नंबर, देन HCF ऑफ क्या आ जाएगा 54, 18, 36 और 9, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा LCM ऑफ 100, 10, 100 और 10, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि HCF में हम क्या करते हैं, जो तीनों को डिवाइड करें। तो 9 ऐसा नंबर है जो 36 को, 18 को, 54 को डिवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9। और एलसीएम क्या होता है, तीनों सभी से डिवाइड हो। तो 100 ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100। तो 9/100 कितना आंसर आ जाएगा 0.09। क्लियर। एलसीएम क्या आ जाएगा, अब इसका एलसीएम भी देख लो। एलसीएम ऑफ दिस नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 54, 18, 36 और 9, ठीक है। अब आप क्या करोगे, HCF ऑफ नीचे वाला नंबर कितना है 100, 10, 100 और 10, ठीक है। अब आपके पास HCF एलसीएम निकालना है। तो ये देखिए मैंने बताया था कि 9 के टेबल में 36, 18 आता है, तो 9 को तो काट दो। 36 के टेबल में 18 के टेबल में कौन आता है, 18 के टेबल में 36 आता है, तो 18 को काट दो। 36 के टेबल में 54 नहीं आता ना। तो अब आप इन दोनों का निकालोगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, अलग से निकाल के देख लो भैया। ये कितना आ जाएगा 54 के फैक्टर बनाओ, कितने आ जाएंगे। ये गया आपके पास 2 के ऊपर, कितना आ जाएगा 27, फिर 3 पे गया 9, फिर 3 पे गया 9। तो ये क्या बन जाएगा 2 × 3 की पावर 3, ठीक है। अच्छा 36 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 36 को लिखेंगे हम 2 पे गया 18, फिर 2 पे गया 9 और फिर 3 पे गया 3। तो ये 36 क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो कितना 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर कितनी है 3 और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 2। तो इंटू में 3 की पावर 3 गुणा कर लेना भैया, कितनी आ जाएगी 27 की इंटू 4, 27 इंटू 4 कितना आ जाएगा 27 इंटू 4 आ जाएगा 8 और यहाँ पे 8 और 108 लिख दूँ क्या, यहाँ पे 108 अपॉन में कितना आ जाएगा 10, क्योंकि HCF इन सब का क्या जाएगा 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10.8 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। देखिए एक इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 16, 12 और 16 को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जब 12 और 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मुझे 5 और 9 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जब 12 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है 5, तो 5 से लेस कर दो। जब आपको 16 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर मिल रहा है 9, तो यहाँ पे कितना है 7। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो दोनों ही क्या हो रहे हैं सेम रिमाइंडर आ रहे हैं। जब आपके पास सेम रिमाइंडर आ रहा हो, जब डिवाइड करने वाले नंबर से आप रिमाइंडर को लेस कर रहे हो, तो आपके पास सेम वैल्यू अगर आपके पास आ रही है तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 कितना आ जाएगा 48। अब 48 में से 7 को लेस कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका पास 41, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 2, 3, 4 देन वी गेट द रिमाइंडर 1, 2 एंड 3, फाइंड द नंबर्स। तो देखिए मैं क्या कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा नंबर जो 2, 3, 4 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर दे रहा है 1, 2, 3, तो कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ से इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है
भैया यहाँ पे ये एलसीएम ले लिया है मैंने पहले, तो ये देखो। फिर आप क्या करोगे, उनको लेस करो, कितना 2, यहाँ पे करोगे आप 2 - 1 1 आ गया, 3 - 2 1 आ गया, है ना। 4 - 3 कितना आ गया, 1 आ गया। सेम रिमाइंडर आ रहा है ना, सेम वैल्यू बच रही है, तो आप क्या करोगे, इस रिमाइंडर में से, इस एलसीएम में से उस वैल्यू को आप, सेम वैल्यू जो आ रही है उसको हटा देना 11। अब 11 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। 11 को अरे भैया 11 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। 11 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो यही तो कहना चाहता है बस। एलसीएम लो, एलसीएम में से वो सेम वैल्यू को आप क्या कर दोगे, डिफरेंस कर दोगे, तो वो गिवन वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। एक देखिए एलसीएम HCF से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लीजिए कोई भी बैल है, ठीक है, वो 4 बैल है, वो एक इंटरवल के ऊपर बजती हैं। तो इंटरवल पे है 5, 6, 8 और 9 सेकंड के इंटरवल पे बजती है। एक बैल 5 सेकंड में बजती है, फिर दूसरी 6 सेकंड में, फिर 8 और फिर 9, ठीक है। फिर कहता है ऑल द बेल्स रिंग 7, एक साथ बजना शुरू होती हैं, एट द सेम टाइम दे विल अगेन रिंग, वो दोबारा एक साथ कब बजेंगे। तो ऐसे नंबर्स में आप क्या करोगे, इन सब का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, ठीक है। इन सब का एलसीएम आपके पास कितना आ गया है, 5, 6, 8, 9, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 360। निकाल लेना, एलसीएम मैंने सिखा दिया। 360 सेकेंड, और 360 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 60 × 60, ये मिनट बन गई, ये मिनट बन गई, तो यहाँ से 6 मिनट आ जाएगा। 360 सेकेंड का मतलब होता है, अरे भैया ये नहीं है, कितना है ये, 6 × 60, तो ये क्या है, मिनट, 1 मिनट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 6 मिनट में अगर मान लीजिए ये सारी बैल 9 बजे बजना शुरू हुई है, तो अगले टाइम कौन सा टाइम होगा, जब ये एक साथ बजेंगी, तो 9:06 पे ये क्या बजेंगी, दोबारा से एक साथ बज जाएंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए रेशियो में दे दिया 8:11, कोई भी मान लीजिए फाइंड कोई नंबर दे दिया 8:11, ठीक है। एंड HCF दे दिया है आपको, HCF दे दिया है आपको 24, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ द नंबर, फाइंड सम ऑफ द नंबर, ठीक है। अब आपको रेशियो में दे रखा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 8/11 लिख सकती हूँ ना। और रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया मान लीजिए पहला नंबर क्या है, इसको मतलब ये काट पीट के कंप्लीट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर जो HCF होता है ना, वो इनको गुना कर दो, क्या आ जाएगा, 8 × 24, ये पहला नंबर आ जाएगा। सेकंड नंबर क्या आता है, 11 × 24, ये सेकंड नंबर आ जाएगा। इनकी गुना कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 192 और ये आ जाएगा आपका 264, ठीक है। और दोनों नंबर का क्या करना है, जोड़ करना है, तो ये जोड़ कर देना। डिफरेंस पूछ रखा है, डिफरेंस कर देना। मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब क्या है, अगर नंबर रेशियो में दे रखा हो तो आपको HCF दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि उस HCF को नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर देनी, तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर मान लीजिए आपको रेशियो में नंबर दे रखा है 3:4 एंड आपको एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है, 84, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो लेट रेशियो दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 3x/4x, ठीक है। एलसीएम इन रेशियो का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12x, ठीक है। इन नंबर्स का एलसीएम कितना आ गया, 12x, जो कि गिवन कितना दे रखा है, 84। x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 7। तो नंबर क्या आ जाएंगे, 3 × 7 रेशियो 8, 4 × 7, तो आपके पास नंबर क्या है, 21:28। तो नंबर क्या आ जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, नंबर पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। अब द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, कोई भी दो नंबर ले लिए, तो उन दोनों नंबर्स का जोड़ कितना दे रखा है, 216 दे रखा है। एंड देयर HCF, और उन दोनों नंबर्स का HCF दे रखा है कितना, HCF दे रखा है 27। हाउ मैनी पेयर्स सच ऑफ ग्रुप्स, तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, देखिए 27। अब मुझे नहीं पता कि मैंने मान लिया कि वो दो नंबर A और B है, ठीक है। उन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है, उन दोनों का जोड़ दे रखा है 216। तो HCF दे रखा है ना, तो उस नंबर पे आप क्या करोगे, 27A, मैंने बताया था कि कंप्लीट नंबर क्या आ जाएगा, HCF को नंबर से गुना कर दो तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एंड 27B = 216, ठीक है। 27 दोनों में से कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से क्या करोगे, 27 × में A + B = 216। अब ये कट जाएगा कितने पे, 8 पे। A + B कितना आ गया है,
8। अब आपके पास क्या पूछेगा, सम पूछ रखा था दोनों नंबर का सम कितना आ गया है 8। अब आपको पेयर पूछ रखा है, तो पेयर वो लेने हैं जैसे 1 और 7, दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 8। 4 और 4, दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 8। 3 और 5, दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 8। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एलसीएम और एलसीएम को नॉर्मल तरीके से आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, इस टैक्टिक्स की तरीके से पूछेगा कि आपको आता भी है कि नहीं आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अनुपात एंड समानुपात, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी प्रोपोर्शनली सी रेशियो डी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिख सकते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए डी इक्वल टू बी सी, या फिर आप याद कर सकते हो इन दोनों की गुना इक्वल टू इन दोनों की गुना। देखिए ए डी इक्वल टू बी सी, तो आपको सिंपल यही है कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो ये क्या है आपका रेशियो प्रोपोर्शनल। तो जैसे आपको क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है 3:8 समानुपाती क्या दे रखा है 12:x, तो आपको क्या करना है 3/8 इक्वल टू 12/x, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x इक्वल टू 12 गुना 8, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी 12 गुना 8/3, ये कैंसिल हो गया, 4 पे कितना आ जाएगा आंसर 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपको दे रखा है क्या ए दे रखा है आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है, बी दे रखा है सेकंड, सी दे रखा है थर्ड और डी दे रखा है आपका फोर्थ, ठीक है। तो ए बी सी अगर आपके पास 3 नंबर दे रखे हों तो आपके पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या आएगा, आपसे पूछ ले कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, सेगमीन प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा। जब आपके 3 ही नंबर दे रखे तो आप लिखोगे कैसे, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, क्योंकि दे नहीं रखा हमें फोर्थ, तो हम इसको क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो इसको, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी लिख सकते हो ना। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आ जाएगा ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑफ ए सी, ठीक है। इसको मीन प्रोपोर्शनल भी आप बोल सकते हो, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान दो मुझे, ये है क्या, अगर आपको 3 नंबर दे रखे होंगे तो आप क्या लिखोगे, ए रेशियो बी रेशियो सी लिखोगे ना। इसको मैं क्या लिखूंगी, अगर मान लीजिए मेरे से सी पूछ रहा है सपोज दैट, तो लिखने का तरीका तो वही है, ए बाई बी इक्वल टू सी बी बाई सी लिखेंगे ना, तो ये क्या आएगा ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा ना। अगर मान लीजिए मेरे से सी पूछ रहा है, फोर्थ पूछ रहा है नंबर, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा ना। आपसे मीन पूछे तो बी निकाल दो, बीच वाला आ जाएगा, मीन पूछेगा तो फर्स्ट पूछे तो ए निकाल दो, ए निकालोगे तो क्या आ गया बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई सी, मान लीजिए ए निकालना है तो बी स्क्वायर बाई सी, समझ में आया ना क्या है, यहाँ से आपको घुमा रहा है कुछ नहीं है। मीन पूछेगा तो बीच वाला नंबर क्या है बी, मीन पूछेगा तो बी की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी रूट ले लो, बी की वैल्यू रूट ऑफ ए सी, ये रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप आ जाएंगे। ए पूछेगा तो सी को नीचे ले आओ, सी को पूछेगा तो ए को नीचे ले आओ, बी पूछे तो रूट लगा दो बस। अब बी मेरा क्या है मीन है, सी मेरा क्या है लास्ट वाला नंबर है फोर्थ, ठीक है ना। थर्ड प्रोपोर्शनल जिसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे सी की वैल्यू निकाल रहा है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछेगा तो ए की वैल्यू निकाल रहा है, क्लियर ना, कुछ भी नहीं है इसमें, वैसे ही घुमा रखा है कि आप फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालो, थर्ड निकालो, फोर्थ निकालो, नंबर ही 3 दे रखे तो आप क्या निकालोगे, समझ में आया ना। क्या दे रखा है ए बी सी 3 नंबर दे रखे हैं, प्रोपोर्शनली क्या लिखते हो, अब भैया ऐसे लिखते हो ना, बी रेशियो सी दे रखा है तो आपको ए बी सी निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसे लिख लो। तो क्या दे रखा है आपको ए बी दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे बी सी दे रखा है, ठीक है। तो कैसे करते हो, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बी ले आओगे और यहाँ पे क्या ले आओगे सी, ठीक है। जैसे मैं सपोज दैट मैंने नंबर ले लिया, कोई नंबर दे रखा है 2:3 एंड नंबर दे रखा है 3:4, ठीक है। आपको निकालना क्या है ए बी सी निकालना है, ठीक है। आप क्या करोगे ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी दे रखा है 2:3 और बी रेशियो सी दे रखा है 3:4, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे रखा है, यहाँ पे खाली है तो ये जगह आ जाएगी 3, मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 6, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 3 से तीनों मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं
तो 2, 3 और 4। ठीक है, अब आपसे पूछे सी पूछे, अब मान लीजिए सेम यहाँ पे पूछेगा, सी पूछेगा तो ये आंसर आ जाएगा। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में पूछेगा तो सी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और ए क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, द रेशियो ऑफ 70 पैसे, 70 पैसे रेशियो 2 रुपीज़। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पैसे है तो पैसे में ही बनाना है। ठीक है, तो 2 रुपये को पैसे में बनाएंगे तो 2 गुना 100। ठीक है, तो 200 पैसे आ गए, तो 70/200 लिख सकते हो। तो ये क्या लिखोगे 7/20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको √2, सबसे इजी टॉपिक है ये। 1 प्लस में √3, √6/x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, इसको लिखोगे क्या 2/1 प्लस में √3 इक्वल टू √6/x लिखोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जरा, कितना आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ, तो 2x इक्वल टू √6 इंटू में 1 प्लस में √3 लिखोगे। x की वैल्यू कितने आ जाएगी, √6 इंटू में 1 प्लस में √3 एंड अपोन में कितना है 2 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब इसको कैंसिल करो। ठीक है, ये क्या है, ये √2 है, सॉरी ये √2 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है √2, ये क्या आ जाएगा √2। अब √6 को क्या लिख सकते हो आप, √6 को लिख सकते हो √2 इंटू में √3 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे इसको लिख लो, कितना आ जाएगा x इक्वल टू, सपोज दैट ये मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, x इक्वल टू कितना आ जाएगा √2 इंटू √3 इंटू में क्या 1 प्लस में √3। ठीक है, अपोन में क्या है √2 से √2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई √3 इंटू में 1 प्लस में √3। क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। और भी सिंप्लीफिकेशन करना है तो √3 को अंदर लेके चले जाओ, √3 प्लस में √3 की वैल्यू करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, नेक्स्ट दे रखा है आपको क्या 3/4 रेशियो 1/2 समानुपाती 27y और यहाँ पे x निकालना है। ठीक है, ओके, ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो। इसको क्या लिख सकते हो 3/4 अपोन में 1/2 लिखोगे इक्वल टू 27y अपोन में x लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, जब ये संख्या पलट जाएगी 3/4 गुना में 2/1, ठीक है, इक्वल टू 27y अपोन में x। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आ जाएगा आपके पास 3x, ये 2 उधर चला जाएगा 24y, 24 नहीं 54y। यहाँ से आंसर आ जाएगा क्या 3x माइनस में 54y एंड इक्वल टू 0। आपके रेश ये आ जाएगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा देखिए कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, यहाँ से कैंसिल करो कितना आ जाएगा 18, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18y। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, दे रखा है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। दे क्या रखा है 12, 21, 8 और ये वाला वैल्यू निकालनी है। कुछ भी नहीं है इसमें, देखो क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। देखिए 12 रेशियो 21 समानुपाती, ऐसे लिख सकते हो ना 8 रेशियो x लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे 12/21 इक्वल टू 8/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 12x इक्वल टू 8 गुना 21। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया 8 गुना 21/12। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, 8 दूनी 4 दूनी 8 और 4 3 12, यहाँ से 7 कितना आ गया 14। क्लियर, कुछ भी सिंपल आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। फोर्थ पूछे तो फोर्थ निकाल दो, सेकंड पूछे सेकंड निकाल लो, थर्ड पूछे थर्ड निकाल दो। ठीक है, अब पूछ रहा है ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालो। दे क्या रखा है x 12, 21 और 8। ठीक है, अब की बार क्या करोगे x/12 इक्वल टू 21/8 कर सकते हो ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 गुना में 12/8, 4 दूनी 8 4 3 12, यहाँ से क्या आ जाएगा कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों की गुणा कर दो कितना आ जाएगा 63/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या, ये सेकंड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है 12x 21 और 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा समानुपाती लगा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12/x इक्वल टू 21/8।
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स उस साइड लेके जाओ तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो और सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैंसिल वैंसिल करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा मीन प्रोपोर्शनल देखो, मीन प्रोपोर्शनल दे रखा है आपको 18 एंड 32 का मीन प्रोपोर्शनल, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मीन का मतलब क्या होता है, बीच वाली वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको देखो ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 8x, इसको लिख सकते हो x रेश समानुपाती 32। ठीक है, ठीक है, देखिए मीन कब निकालते हैं, जब a b c दे रखा हो तो b वैल्यू क्या आ जाती है, रूट ऑफ ac आती है ना। तो ये रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 18/x इक्वल टू x/32। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 18 गुना 32 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x²। ठीक है, अब क्या करो, रूट लगा दो। तो रूट निकालना आता है, 18 के फैक्टर बनाओ। 18 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 गुना 3 गुना 2, और 32 के क्या बन जाएंगे, 32 के बन जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, कितने फैक्टर बन जाएंगे टोटल, 18 गुना 32 के क्या बन जाएंगे, ये सारे फैक्टर बन जाएंगे। तो देखो 3 2 बार है, तो जब आप रूट लोगे इस कंप्लीट का रूट लोगे तभी तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 गुना 3 गुना 2। 32 को क्या लिख सकती हूँ, 2 गुना 2 2 2 2 5 टाइम। ठीक है, अब फैक्टर्स इसके कंप्लीट के रूट निकालें। रूट जब निकालोगे तो जोड़े बाहर आ जाएंगे, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और एक 2 और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 दिए 24, 24 आपका आंसर रहेगा। क्लियर। तो ये थे आपके रेशियो प्रोपोर्शनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी क्या था, कई बार क्या क्वेश्चन दे देते हैं कि जैसे आपको दे दिया a/b इक्वल टू 3/4। ठीक है, और b/c दे दिया आपको 8/9। आपसे पूछेगा क्या, a/b/c। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो दे रखा है ना वो लिखो, 3/4। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, यहाँ से क्या लिखना है, b/c 8/9। ठीक है, अब आपके देखो यहाँ पे जो खाली है ना, तो यहाँ पे जो है वो सेम लिख दो, यहाँ पे खाली है तो ये सेम लिख दो। अब सभी की मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा 32, ये कितना आ जाएगा 24। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा देती हूँ। a/b दे रखा है, a/b दे रखा है 2/3। ठीक है, b/c दे रखा है क्या 4/5, और c/d दे रखा है क्या 6/7। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, a/b/c/d। कुछ डाउट होगा तो अब क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए ए बी दे रखा है 2 और 3। ठीक है, बी सी दे रखा है 4 और 5, सी डी दे रखा है 6 और 7। अब आप ये देखो, इसको कंप्लीट करो, यहाँ पे जो बचा है ना उसी को ही कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे जो बचा है उसको कवर करना है। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे इसको कवर कर दो, कितना आ गया, यहाँ पे क्या खाली है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खाली है तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे देखिए 6 और 6। ठीक है, बाकी के बचे हुए सेम लिख देना है। अब सभी की मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा, इसकी सबके साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कई बार ये क्वेश्चन दे देते हैं 2/3x इक्वल टू 5/6y। अब पूछ रहा है क्या, x/y। ठीक है, तो x को y के नीचे ले आओ, सॉरी y को x के नीचे ले आओ, तो यहाँ पे x/y लेके आ सकते हो, तो इस वैल्यू को साइड ले जाओ। तो 5/6 इसको साइड लेके जाएंगे तो संख्या पलट जाएगी 3/2। तो यहाँ से कितना आ गया 2, तो कितना आ जाएगा 5/4। रेशियो x/y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दे रखा है क्या, अगर मान लीजिए अपोन में वैल्यू दे रखी है तो क्या करोगे भैया। अब आपको वैल्यू दे रखी है a/b इक्वल टू 1/7/1/2। ठीक है, b/c दे रखा है तो क्या आ जाएगा 2/7/4/9। ठीक है, एंड c/d दे रखी है तो क्या करोगे 1/5/3/2। आपको निकालना क्या है, a/b/c/d। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई में लेके आओ, इसको सिंप्लीफिकेशन में लेके आओगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये क्या बन जाएगा 2/7। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया 18/28। ठीक है, कैंसिल करो, कैंसिल करके कितना आ जाएगा 9/14। ठीक है, अभी इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 2/15। अब देखो ABCD आ जाएगा,
A/B/C/D। तो ये क्या है 2/7। CD क्या दे रखा है अरे भाई BC 9/14। अच्छा C और D क्या दे रखा है 2/15। अब रखना कैसे वो ध्यान दो। देखो 7 के बाद में खाली है तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, इससे साइड 9 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। इन सब की क्या कर देना है गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो सेम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ओके। अब देखिए एक क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये आते हैं फिर वहाँ पे पजल हो जाओगे तुम। 4A = 3B = 5C। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है A/B/C। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक मिनट, देखिए क्या निकालना है ABC। तो क्या करोगे A/B/C = ये 1/4। इन सबका एलसीएम ले लो। 4, 3 और 5 का एलसीएम 60 है तो 60 से गुना। रेशियो 1/3 गुना 60। रेशियो 5 गुना 60 1/5। ठीक है, तो कैंसिल कर लो। अब यहाँ पे कैंसिल हुए तो कितना आ गया 15। यहाँ से कैंसिल हुए तो कितना आ गया 30। और यहाँ 20 और यहाँ से कैंसिल हुए तो 12। तो A/B क्या आ जाएगा 15/20/12। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है क्या 4A = 3B। तो ऐसे क्या करोगे A/B निकालना है। A/B निकालेंगे तो A के नीचे B ले आओ, 3 के नीचे 4 ले आओ, बस कितना आ गया 3/4। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पजल होते हैं बच्चे, बिल्कुल ईजी है। X/Y आपको दे रखा है 2/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस में 2y अपॉन में क्या दे रखा है 9x प्लस में 5y। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे भैया x की वैल्यू, अब इसको क्या लिख सकते हो x अपॉन में y = 2 अपॉन में 3 लिख सकते हैं ना। तो x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे पुट कर दो। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, कैंसिल करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये टाइप बहुत आती है क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ वीकली इनकम ऑफ A एंड B। दो बंदे हैं, उनकी वीकली इनकम का रेशियो 9/7 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, जो वो खर्चा करते हैं, उनका रेशियो 4/3 दे रखा है। इफ सेविंग 200 रुपीज़ पर वीक, वो पर वीक में 200 रुपये बचा लेते हैं, तो उनकी इनकम क्या होगी। अब मान लीजिए आप एक बात ध्यान दो, इनकम में से अगर मैं सेविंग को लेस कर दूं तो मेरा खर्चा आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, है ना। तो इनकम में से इनकम कितनी है 9/7। ठीक है, तो यहाँ से 9x माइनस में 200 रुपये सेविंग है, 200 रुपये दोनों सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू खर्चा क्या है 4/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना आ जाएगा 3 × 9x माइनस 200 = 4 × 7x माइनस 200। ठीक है, अब क्या कर लो x की वैल्यू निकाल दो, बस वो आपकी क्या आ जाएगी इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो कितना 27x माइनस में 600 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 28x माइनस में 800। ठीक है, अब 800 को उस साइड लेके जाओ। ठीक है, 800 को इस साइड, x को उस साइड लेके जाओ। तो यहाँ से 28 में से 27 गए तो x बच जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा 200 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी है 200 रुपीज़। तो यहाँ पे a की इनकम कितनी है 9x, मतलब 9 गुना 200, और आपके पास b की इनकम कितनी है 7x, मतलब 7 गुना 200। ठीक है, तो टोटल कितनी है 1800 रुपये, और यहाँ पे कितनी है 1400 रुपये। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्या पूछ रहा है कि दोनों की इनकम कितनी है, इनकम का सम कितना है, कितना आ जाएगा 3200। क्लियर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। देखिए अब हम बात करेंगे कि ज्योमेट्री से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए एंगल क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जो एक्स एक्सिस के साथ कोण बनाए वो आपका एंगल होता है। ठीक है, फिर आपका परिमाप क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, मान लीजिए एक हमने ट्रायंगल ले ली, ठीक है, त्रिभुज ले ली। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक ट्रायंगल ली AB और C। ठीक है, ये एंगल आपके ABC। अब इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं हम। सभी तीनों एंगल्स का जोड़ क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ से विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसके तीनों कोण, तीनों साइड्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मान लीजिए इसके एंगल ये A B और C, तब आप इसका परिमाप क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, सेमी परिमाप क्या होता है,
ठीक है, उसको बोलते हैं एस। एस इक्वल टू क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जब आपकी तीनों साइड अलग अलग दे रखी हो तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा आपके पास एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से सपोज दैट मैंने एक ट्रायंगल ले ली 1, यहाँ से कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे 3, 4 और 5। ठीक है, तो आप सबसे पहले एस निकालोगे। एस क्या है, 3 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन में 2, 9 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, 8 और 4 12, 12 बाई 2 है ना, 7 5 12, 12 बटे 2 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब आप एरिया निकालोगे तो एरिया कितना आ जाएगा 6, 6 इंटू में 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस में 5। आंसर रहेगा कितना 6, यहाँ से कितना आ जाएगा गुना में 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 1। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 3 3, ये बन जाएगा 6 6 6 36, आंसर रहेगा 6। क्लियर, तो ये है आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला। डिफरेंट टाइप क्या आ जाएगी आपके पास, विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं अगर मान लीजिए अनुपात में दे रखी होंगी तो क्या होगा। मान लीजिए एक हमने ट्रायंगल ले ली, उसकी विषमबाहु त्रिभुज की अनुपात दे रखे 1/2, 1/3 रेशियो 1/4। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप पहले से ही दे रखा है यहाँ पे कितना 52 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे छोटी भुजा बताइए, सबसे छोटी भुजाएं। ठीक है, तो यहाँ से वैसे भी आपको अगर थोड़ा मैथमेटिक्स आता है तो सबसे छोटी ये होती है। ठीक है, अब वैसे आप क्या करोगे, इन सब का एलसीएम लोगे। पहले इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4 3 12, 12 से गुणा करोगे 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी है ये, तो यहाँ पे तीनों का जोड़ करो कितना आ जाएगा 6 प्लस में 4 प्लस में ये x है 6x 4x प्लस में 3x इक्वल टू कितना दे रखा है 52। यहाँ से कितना आ जाएगा 10 और 13, 13x इक्वल टू 52। यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 13 चौके 52, x की वैल्यू 4 तो 3 चौके 12 कितना है 12 सबसे छोटी है। यहाँ ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है, तो 6 इंटू 4 ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। क्लियर, मान लीजिए ये दे रखा है आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 मीटर दे रखा है, आधार ऊंचाई दे रखी है आपकी, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। ये क्षेत्रफल दे रखा है आपका 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको आधार रेशियो बेस रेशियो हाइट का दे रखा है आपको 4:5। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल्स का अगर आधार और बेस दे रखा होगा, हाइट और बेस दे रखा होगा, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट दे रखी है। वो क्या दे रखा है आपको 252। ठीक है, 250 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा रेशियो में है तो 4x इंटू में 5x इक्वल टू 250। ठीक है, ये उस साइड जाएगा, तो यहाँ से आपके पास कितना बन जाएगा ओके 1/2 इंटू में 20x स्क्वेयर इक्वल टू 250। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वेयर इक्वल टू बन जाएगा 25। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5। ठीक है, तो यहाँ पे बेस और हाइट का रेशियो क्या दे रखा था 4:5, तो यहाँ से बेस कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 और हाइट कितनी आ जाएगी 5 इंटू 5, तो हाइट कितनी होगी 25 और बेस कितना हो गया आपका 20। ठीक है, बेस पूछे तो बेस बता देना, हाइट पूछे तो हाइट बता देना। ठीक है, फिर आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होती है, एक ट्रायंगल ऐसी होगी जिसमें आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा ए बी और सी, बी के ऊपर आपका क्या बना हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर प्लस में बी का बेस का स्क्वायर। ठीक है, वैसे पूछे तो क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ट्रिपलेट्स देखे हैं तो क्या बन जाता है, कुछ ट्रिपलेट्स आप याद रख सकते हो, 3 और 4 का ट्रिपलेट हमेशा क्या बनता है 5 बनता है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 बनेगा। ठीक है, 6 8 और 10 बनते हैं, याद रहे तो रख लेना है, नहीं तो इसका फॉर्मूले का यूज करना है, आप निकाल लोगे आराम से। ठीक है, फिर आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, जैसे ए और बी। ठीक है, कोई भी दो भुजाएं समान होगी तो कोई भी दो एंगल भी आपके समान होंगे, सामने वाले ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। क्लियर, ओके, यहाँ से आप क्या करोगे, एक मिनट,
यहाँ से इसका परिमाप निकल जाएगा कितना, a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2b प्लस में 2a प्लस में b। ये आपका परिमाप हो जाएगा। क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा s इक्वल टू कितना है 2a प्लस में b बाई 2, ये आपका s आ जाएगा। वही फॉर्मूला लगा दो, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर आपके पास तीनों की तीनों साइड दे रखे हो, इक्वल हो नॉट इक्वल हो, तो आप ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है ना। कोई भी मान लीजिए साइड दे रखे हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, चाहे तीनों अलग हो, चाहे तीनों सेम हो, चाहे दो सेम हो, ठीक है। तो ये सदाबहार आपका फॉर्मूला है, इसको आप यूज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, आपकी तीनों साइड क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी, ठीक है। तीनों साइड जैसे ए, जब तीनों साइड बराबर है तो तीनों कोण भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के आपका क्षेत्र परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप पैरामीटर क्या हो जाएगा आपके पास 3a, ठीक है ना। a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a। क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा 1/2a², ये हो जाएगा आपका एरिया। अरे भैया इसका एरिया हो जाएगा आपका √3/2 √3/4a², ठीक है। परिमाप कितना हो जाएगा आपका 3a और √3/4 आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसकी ऊंचाई पूछे, हाइट पूछे, मान लीजिए इसकी मैं हाइट निकाल दूँ, यहाँ से मैं हाइट डालूँ, परपेंडिकुलर डालूँ, यहाँ पे हाइट डालूँ, तो ये h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3/2a, ये हो जाएगी √3/2a हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा क्या दे दिया, एक त्रिभुजाकार खेत की क्षेत्रफल की जो भुजाएं दे रखी हैं वो 20 मीटर, 21 मीटर एंड आपकी 29 मीटर दे रखी है। इस खेत पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की फसल पर के काटने पर खर्च होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, खर्चा क्या होगा टोटल, ठीक है। तो आपको पता है कि ये ट्रिपलेट्स में आते हैं, ठीक है। आपको पता है 20 का स्क्वायर प्लस में 21 का स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर आता है, कितना हो जाएगा 400 प्लस 441 एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 4841, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास पता है ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, ये लग रही है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये आपका हाइट यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ द परपेंडिकुलर ट्रायंगल्स का क्या एरिया बन जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस क्या है ये, हाइट कितनी है ये, तो यहाँ से 1/2 बेस कितना है 400, हाइट कितनी है 441, कैंसिल करो कितना आ जाएगा 200, आंसर कितना आ जाएगा, अरे भैया 200 नहीं 420, बहुत देर हो गई मुझे बोलते हुए, तो मैं भी 1/2 बेस कितना है आपका 20 और 21 और ये कितना आ जाएगा 29, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20 21, यहाँ से कैंसिल करेंगे 10, तो कितना बन जाएगा 210, ठीक है। नेक्स्ट है तो खर्चा कितना आ जाएगा, एक काटने पे 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, तो खर्च कितना आ जाएगा आपके पास, जो आपका एरिया है ना 210 गुना में 15, आंसर आ जाएगा आपका 3150 रुपये, ठीक है। ओके, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ये वाला त्रिभुज दे रखी ए, ठीक है। त्रिभुज में 20% की कमी कर दी जाए, एक भुजा में जो है एक समबाहु त्रिभुज की 20% की कमी कर दी जाए, तो ट्रायंगल के क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, ठीक है। तो पहले भुजा कितनी है, देखिए पहले कितनी थी और अब कितनी है, पहले 100 थी तो अब कितने 20% कम करें तो 80 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से कैंसिल वैंसिल करो तो ये कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई है 4 हो गई है, ठीक है। तो एरिया क्या है, एरिया √3/4a², ठीक है। तो पहले कितना था √3/4a² 25 और अब कितना है √3/4 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, 4 से 4 कैंसिल, अच्छा ये कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो ये कितना बन जाएगा भैया आपके पास, अच्छा आप रेशियो में चल रहे हो ना, तो √3/4 से √3/4 कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 रेशियो ये 16, ठीक है। अच्छा 25 रेशियो 16 का जो डिफरेंस है वो कितना है 9, ठीक है। तो डिफरेंस ही पूछ रहा है, कितनी कमी आ रही है 9 की कमी आ रही है। पहले कितना एरिया था 25, अब कितना हो गया है 16, कितना एरिया कम हो रहा है 9, तो यहाँ से कितने प्रतिशत की कमी आई 9 किसके ऊपर 25 के ऊपर, गुना में कितना कर देंगे 100 कर देंगे, कैंसिल कर देंगे 25 × 100 कितना आ जाएगा आपके पास
36% की कमी आ जाएगी। समझ में आया क्या आया? यहाँ परिमाप होता तो परिमाप लगा देना है, यहाँ पे परिमाप का अनुपात ले लेंगे, जितनी कमी आई है ना उतना ही आंसर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। देखिए हमने क्या किया, ये होता है हमारा स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ए, ये होता है वर्ग या फिर क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, इसमें परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा आपका 4a। ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, समान चतुर्भुज जिसकी चारों साइड बराबर होंगी। देखिए वर्ग और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, ये 90 डिग्री का बनता है, इसके हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है वर्ग में, रोम्बस में आपका 90 डिग्री का नहीं बनता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन यहाँ पे एरिया में डिफरेंस आ जाएगा। परिमाप आपका सेम रहेगा, परिमाप क्या हो जाएगा आपका 4a, और क्षेत्रफल इसका समचतुर्भुज का कितना आ जाएगा, 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है, फर्स्ट डायगोनल, सेकंड क्या है, d2 क्या है, सेकंड डायगोनल। ठीक है, अगर मान लीजिए एक साइड निकालनी है, d1 d2 दे रखे हैं आपको, डायगोनल दे रखे हैं तो साइड निकालनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइड निकालने का फॉर्मूला 1/2 रूट ऑफ d1 स्क्वायर एंड प्लस में d2 का स्क्वायर। समझ में आ गया, 1/2 d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये क्या है, a, 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफिकेशन करोगे 4a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, d1 स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास समचतुर्भुज में, अगर मान लीजिए आपके पास d1 दे रखा है कितना, 16 सेंटीमीटर, d2 दे रखा है आपके पास 30 सेंटीमीटर, देन साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन परिमाप तो सबसे पहले पहले आपको साइड निकालेंगे तभी तो परिमाप निकलेगा ना। तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा, d1 स्क्वायर प्लस में d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर और उसका रूट एंड इंटू में 1/2। इसको सोल्व कर लेना है, कितना आ जाएगा, 1/2 रूट ऑफ 16 का स्क्वायर एंड प्लस में 30 का स्क्वायर। ये सोल्व कर लेना भैया, कैलकुलेशन ही करनी है बस। ठीक है, परिमाप क्या आ जाएगा, 4a, a की वैल्यू आ जाएगी तो 4a। ठीक है, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 1/2, d1 कितना है 16 और d2 कितना है 30, कैंसिल कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं a और b। ठीक है, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू a प्लस में b। कैसे होगा, देखिए ये भी क्या है, ये है आपकी a, अरे भैया ये b है, ठीक है, और ये क्या है a। तो क्या होगा, देखो सभी का ऐड, a प्लस b प्लस b, कि 2 को ले लो, 2a प्लस b, परिमाप आ गया। अच्छा, एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू b। ठीक है, ये तुम कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना सर्कल। सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर में सेम डिफरेंस होती है। ठीक है ना, तो ये होते हैं डायमीटर, इसको बोलते हैं हम डायमीटर। डायमीटर होता है 2r, r क्या हो जाएगा अपना रेडियस। ठीक है, ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, इसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, सिंपल आप सर्कमफ्रेंस पे जाओ, कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2r, रेडियस हो जाएगा r, ओके, परिधि जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, कितने हो जाएगी, πr, एरिया हो जाएगा πr स्क्वायर। ठीक है, ओके, अर्धवर्त का जो सर्कमफ्रेंस होती है वो कितनी होगी, देखो ये क्या है, ये होती है πr। ठीक है, तो πr/2, आधी तो ये होगी πr/2 एंड प्लस में ये कितना है भैया, 2r, कंप्लीट 2r है, तो ये हो जाएगा आपका अर्धवर्त का परिमाप। ठीक है, क्योंकि इसको कई बार क्या कर लेते हैं हम, πr है कंप्लीट की तो आधे की कितनी हो जाएगी, /2। ऑप्शन में ये दिया मिलेगा, लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा, 2r क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है अपना रेडियस, और आप जब आप परिमाप निकालते हो, परिधि निकालते हो तो क्या होता है, कंप्लीट का ऐड करते हैं ना, तो ये जो आधा है ये तो πr बच गया, लेकिन πr/2 आधा हो गया, और ये क्या है अपना डायमीटर। क्लियर, और आधे का सेमी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, πr²/2। क्लियर, अब इसमें सर्कल में अगर पास पूछ ले, सर्कल तो नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ये क्या बन रहा है आपका, ये होता है आपका सेक्टर। ठीक है, अगर सेक्टर का एरिया निकालना है तो ये क्या हो जाएगा अपना θ/360 डिग्री गुणा में πr²। ठीक है, अच्छा, इस बाहर वाले का निकालना हो तो πr² में से θ/360 πr² निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, जैसे आपको दे रखी है, यदि एक वृत्त की क्षेत्रफल a है, त्रिज्या c है,
तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, r कितना है c, एरिया कितना है a, तो a कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो r की जगह क्या रखोगे पाई c स्क्वायर। ठीक है, परिधि निकाल दो कि 2 पाई r होता है, r की जगह क्या है c, 2 पाई c। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है किसी वर्त के अंतःवर्त की क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखो किसी वर्त, कोई वर्त दे रखा है, उसके बाहर वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो अंतवर्त कितना आ जाएगा, एक मिनट, चलिए मैं सिर्फ अभी टॉपिक पे बात करूंगी। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड होता है आपके पास, जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना, वो क्यूबॉइड होती है अपनी, ये होता है अपना क्यूबॉइड। सही बन गया क्या? ये नहीं आएगा। ठीक है, ये बन गया अपना क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें इसका आयतन कितना होता है? इसमें आयतन हो जाएगा आपका वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं लंबाई गुणा वृत्त गुणा हाइट। ठीक है, अच्छा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल 2AB प्लस BL प्लस BH और LH। ठीक है ना, BH। ठीक है, ये पता क्या होता है, जैसे एक कमरा ले लिया हमने, कमरे की चारों दीवारें, ठीक है, और नीचे फर्श और ऊपर की छत, ये कंप्लीट होता है। ठीक है ना, वो होता है अपना आयतन। उसमें कितना सामान हम डालेंगे वो आयतन हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? अपनी साइडों की जितनी भी अपनी चारों साइड है ना, उन्हीं का क्षेत्रफल ऐड कर देना है। ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, फिर आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ले लेना है। विकर्ण क्या आ जाएगा आपका? विकर्ण आ जाएगा √L² प्लस B² एंड प्लस में H²। ठीक है, एक होता है क्यूब क्या हो जाएंगे? क्यूब देखिए क्यूबॉइड में क्या होता है, जो आपका बेस होता है, जो दीवारें होती है वो रेक्टेंगल होंगी, क्यूब में क्या हो जाएंगी? वो आपकी स्क्वायर हो जाएंगी। ठीक है, ये बन जाएगा आपका क्यूब। मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बन जाएगा आपका क्यूब। ठीक है, इसमें क्या होंगी? ये जो सामने फेस दिख रहे हैं ना आपके, स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो आपके क्यूब की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? A³। ठीक है, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A², विकर्ण क्या आ जाएगा? 3A। ठीक है, अब आता है वृत्तीय बेलन क्या होता है? जो आपका सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर क्या हो जाएगा? बेलन। ठीक है, अच्छा बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कितनी होती है बेलन की? πr²h। क्यों होती है? देखिए बेलन किस टाइप का बनता है? इस टाइप का बनता है ना। इसमें अगर मैं हाइट लगा दूं, ये क्या है? सर्कल, ये भी सर्कल, तो सर्कल का एरिया अपॉन में अगर मैं हाइट से गुणा कर दूं तो वो क्या हो जाएगी? आयतन आ जाएगा। ठीक है, सर्कल में कितनी चीजें डल सकती हैं उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, तो πr²h। ठीक है, फिर आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। देखो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr होती है, इंटू में h और लगा दो, बस ये होती है। इस कंप्लीट का आप फोल्ड कर दो। ठीक है ना, फिर आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा कि कंप्लीट यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2πr² एन प्लस में 2πrh। ठीक है, यहाँ से 2πr कॉमन लेना। ठीक है, r प्लस में h बच जाएगा। ठीक है, ये 2πr² एन प्लस में 2πrh, तो टोटल कंप्लीट आ जाएगा। तो यहाँ से 2πr कॉमन लोगे, यहाँ से r बच जाएगा, यहाँ से h बच जाएगा। ठीक है, 2πr इंटू r प्लस में h। क्लियर? ओके, शंकु क्या होता है? कोन क्या होती है? इस टाइप से आपकी कोन बनती है। ठीक है, ये अपनी क्या होती है? हाइट होती है। ठीक है, ये फिर हाइट रेडियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी? आपकी स्लाइंट हाइट हो जाएगी, L हो जाएगी। तो ये क्या है? ये परपेंडिकुलर नहीं डर रहा क्या? ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला क्या है? शंकु की त्रिज्या कितनी है? r कितना होगा? r L² माइनस h² का रूट लगा देंगे, तो ये r निकालेंगे। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लग रही है यहाँ पे। r इक्वल टू कितना आ जाएगा? L² माइनस में h²। ठीक है, ऊंचाई h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी कितनी? L² माइनस में r²। ठीक है, और L कितना आ जाएगा? h² प्लस में r²। ठीक है, रूट लग जाएगा। ओके, आयतन वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसके पास? 1/3 πr²h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कई बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, πrl। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? πr इंटू में l प्लस में r। ठीक है, ओके, फिर आता है गोला क्या होता है? स्फीयर क्या होती है?
स्फीयर पता क्या होती है कि जो हमारी बॉल होती है ना वो हमारी स्फीयर होती है, ठीक है। गोले की त्रिज्या कितनी होती है, गोले की त्रिज्या रेडियस जिसको हम बोलेंगे कितना हो जाएगी, आर हो जाएगी। आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अर्धगोला क्या हो जाएगा, अर्धगोला सेमीस्फीयर, सेमीस्फीयर का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3। देखो पाई/3 था, पाई/3 था कंप्लीट, तो आधे का कितना हो जाएगा, आधा कर दो, 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। किसका, अर्धगोले का। क्यों हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जब हम किसी भी गोले को काटेंगे ना तो वो सर्कल बनेगा, ठीक है। सर्कल का आधा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और फिर जो काटेंगे ना वो बेस भी क्या हो रहा है, सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो उसका आधा बन गया, एन प्लस में जो काटेंगे वो भी सर्कल बन रहा है, पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए इनके ऊपर इंपॉर्टेंट। एक गोले की त्रिज्या दुगनी होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी वृद्धि होगी। तो देखिए पहले कितनी थी, पहले मान लीजिए 1 थी, अब कितनी है, अब आपकी दुगनी कर दी है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत होगी। तो आयतन कितना हो जाएगा भैया, ये त्रिज्या भी हम डिफरेंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब होता है तो 1 क्यूब, अनुपात में 4/3 पाई एंड 2 का क्यूब, ठीक है। 4/3 से 4/3 कैंसिल, 1:8, तो ये आपका आंसर आएगा। क्लियर। अच्छा, अब मान लीजिए 100 है, अब डिफरेंस कितना है, कितनी वृद्धि कमी हो रही है, ये देखो कितनी कमी हो रही है, ये कितना है 7, ठीक है। पहले 100 थी, अब कितनी है 800, कितनी प्रतिशत की कमी वृद्धि हो रही है, 700% की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। समझ में आ गए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वक्रीय गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हो तो आर क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 616, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, ये कितना 22/7, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करो, 4 गुना 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 616, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 616 गुणा में 7 बटे में 22 एंड गुणा में 4, काट बिट देना इनको, काट पिट करके आपका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक तार की लंबाई, एक तार की लंबाई कितनी दे रखी है, 66 मीटर। तो इस तार में बनाए जाने वाले 1.32 परिधि वाले वृत्तों की संख्या बताइए। तो सेंटीमीटर, देखिए ये पता है कि एक तार ये है, ठीक है, एक तार दे रखा है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 66 मीटर दे रखी है। अब इस तार में से मैं कितने गोले बना सकती हूँ, सॉरी सर्कल बना सकती हूँ, तो कितने वृत्त संख्या, तो कितने सेंटीमीटर, 1.32 सेंटीमीटर के कितने वृत्त बना सकते हो। तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर बनाओ, सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, 100 से गुना करना है, तो कितना आ जाएगा 6600, ठीक है। तो वृत्तों की संख्या कितनी आ जाएगी, वृत्तों की संख्या कितना आ जाएगी, 6600 अपॉन में, देखिए 6600 अपॉन में कितना आ जाएगा 1.32, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, 6600 बटे में 132 एंड गुना में कितना आ जाएगा आपके पास 100, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 पे जा रहा है, ओके, यहाँ पे 100 आ गया, कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ गया, तो कितना आ जाएगा 5000 वर्थ आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो बेलनों की त्रिज्या, दो बेलन दे रखे हैं आपको, उनकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है आपको, ठीक है। ये है मेरे R1 और ये है मेरे R2। नेक्स्ट है, तथा उनकी ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है H1 H2, पहले की H1 और दूसरे की H2 दे रखी है 5:3। तो उनके आयतनों का मध्य अनुपात बताइएगा। आयतन, आयतन क्या होता है आपका, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर H होती है, ठीक है। इनका अनुपात बता दीजिए, R1 H1 पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर, ठीक है। पाई R1 कितना आ जाएगा 22/7, अरे पाई से पाई कैंसिल करो, सेम यहाँ से R1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड H1 स्क्वायर, H1 कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा R2, R2 कितना है 3 का स्क्वायर एंड H2 कितना है आपके पास 3, कितना आ जाएगा 4 4 5 20 और ये कितना आ जाएगा 9 27, ये आ जाएगा आपका अनुपात।
ठीक है, इस टाइप से ही आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कवर कर लेना है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समय तथा कार्य। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले सिंपल हम क्वेश्चंस पे ही चलेंगे, ठीक है। देखिए समय तथा कार्य, समय क्या होता है, समय इक्वल टू होता है कुल काम, जो कुल काम होगा अपॉन में क्या होगा, एक दिन का काम। तो आपके पास पूछ सकते हैं कितने टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, तो जो कुल काम है ना उसको एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे तो कुल टाइम आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि ए किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है, 2 दिन में पूरा करता है। कोई काम है हमारा, हमें नहीं पता कोई काम है, ठीक है, और बी उस काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ए कितने दिन में करता है 2 दिन में, बी कितने दिन में 6 दिन में, दोनों का क्या ले लो एलसीएम 6। तो ए काम करता है 3 पार्ट, ठीक है, एक दिन में एक काम कर देता है, मतलब 3 पार्ट कर लेता है, तो 3 करके वो कंप्लीट काम को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। एक दिन में ये काम करता है एक काम, क्योंकि 6 दिन में पूरा करेगा तो एक दिन में एक काम करेगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 4, टोटल वर्क दोनों का मिला के 3 + 1 4 हो जाएगा। टोटल आपका टाइम काम कितना है 6, तो टाइम कितना लगेगा आपके पास, ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर जाएंगे 6/4, 3/2 डेज में वो कंप्लीट काम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी, ए काम को करता है 15 दिन में, बी काम को करता है 20 दिन में और सी काम को करता है 12 दिन में। सभी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सभी का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। देखो 15, 20 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, सभी का क्या ले लो, एलसीएम लिख लो। एलसीएम आ गई तो 12 चौके 60, 20 तिये 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ए काम करता है एक दिन में, ए काम करता है 4 काम कर देगा एक दिन में, तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बी काम करेगा 3 दिन में, एक दिन में 3 काम कर लेगा, और सी एक दिन में 5 काम करेगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना आ जाएगा 3 प्लस में, अरे भैया 4 प्लस में 3 प्लस में 5 कितना आ जाएगा 8 8 और 12, ठीक है। तो समय टाइम कितना बन जाएगा आपके पास, टाइम आ जाएगा आपके पास 60/12 दैट इक्वल टू 5 डेज। 5 दिन में तीनों मिलके काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, ए तथा बी। तो ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 15 दिन में, ठीक है। अच्छा जी, जबकि बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर देता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा 20 दिन में कर देगा, ठीक है। तो ए एक दिन में, तो समाप्त, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब आप बात करो कि ए और बी मिलके 15 दिन में करते हैं, बी अकेला 20 दिन में कर देगा, तो ए और बी अकेला ए कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, कितना आ जाएगा 60, ठीक है। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, दोनों मिलके तो 4 काम करते हैं, और अकेला काम कर देता है 3, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंस करो तो ए ही बचेगा ना, तो ए कितना काम करता है एक दिन में, एक काम करता है, तो ए कितने दिन लगाएगा 60 दिन लगाएगा, एक दिन में एक काम करेगा, तो 60 दिन में कितना काम करेगा 60 काम कर देगा, ठीक है। तो उसका कितने दिन लग जाएगा 7 दिन, क्लियर। ए तथा बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो देखो ए तथा बी, ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे ही लिखना है, तभी आप अच्छे से करेंगे, 8 दिन में पूरा कर देते हैं। तो पूछा सी अकेला उस दिन को कितने, देखो कितना इजी है, इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया 12 और 8 का एलसीएम आ गया 24, ठीक है। अब ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं, 2 काम कर देते हैं एक दिन में, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों उस काम 3 काम कर देते हैं एक दिन में। दोनों डिफरेंस मान लीजिए इस साइड से डिफरेंस करूंगी तो सी अकेला बचेगा ना, तो एक काम सी अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ए एक काम के 1/3 भाग का 5 दिन में करता है। ए जो है, ए एक काम दे रखा है उसका तीसरा हिस्सा करता है कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक है। तो एक काम कितने दिन में कर देगा 5/1/3, मतलब कितना आ जाएगा 5 × 3, 3 पलट के चला जाएगा 15 दिन में,
तो एक अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 15 दिन में। अच्छा बी क्या दे रखा है, पहले सिंप्लीफिकेशन में ले आओ। बी एक काम का कितने हिस्सा लेता है? 2/5 भाग लेता है, और वो कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में पूरा करता है। तो एक काम कितने दिन में कर देगा ये? 10/2/5 मीन्स 10 गुना 5/2। ठीक है, तो बी कितने दिन में करेगा आपका? 25 दिन में करेगा। ठीक है, देन ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो देखिए ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 25 दिन में। दोनों का अल्सिम कितना आ गया है? अल्सिम आ गया है 75। ठीक है, यहाँ है 15 3 15 × 75, 25 3 75, है ना। अब देखो ये दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, तो 75/8। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है ना, कर लोगे ना, तो 75/8 दिन में ये दोनों काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक और कर लो। देखो ए और बी किसी काम को करते हैं, तो ए और बी दे रखा है, तो ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 30 दिन में। ठीक है, और बी और सी किसी काम को करते हैं 40 दिन में। ठीक है, सी और ए किसी काम को करते हैं 60 दिन में। ठीक है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो पहले इनका अल्सिम ले लो, तीनों का अल्सिम ले लो। तीनों का अल्सिम कितना आ गया है? 120। तो यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 4, ये 3 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तीनों मिलके अब इन तीनों को ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा? 2a + b + c = ये कितना है? 7 और 2 9। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 9। तो a + b + c कितना काम करते हैं? a + b + c = 4/5। ठीक है, 9/2 करेंगे तो 4.5, तो 4.5 काम करते हैं। तो a + b + c कितना काम कर लेंगे आपका? अरे भैया इसको 9/2 भी लिख सकते हो। तो 20 दिन निकालने ना, तो टोटल काम अपॉन में 1 डे का काम, तो ये आ जाएगा 9/2। कितना आ जाएगा? 120 अपॉन में 9 गुणा में 2। ठीक है, इसको कैंसिल कर लो तो कितना आ जाएगा? 3 पे कट रहा है 40, कितना आ जाएगा? 80/3। क्लियर? किसी भी टाइप से हो आप कर सकते हो आराम से क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए इसकी सेकंड टाइप देखिएगा। सेकंड टाइप क्या कहती है? एक क्वेश्चन बताती हूँ। ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है। ए जो है किसी कार्य को 24 दिन में करता है। ठीक है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, ए से 60% अधिक है। ठीक है, तो उस कार्य को करने में बी को कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन ये कहता है। समझ में आया? ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो बी कितने दिन में करेगा? तो ऑब्वियसली अधिक है तो कम दिन लेगा। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे? भैया मान लिया कि ए 100% दे रहा है, तो बी कितना दे रहा है? 160% दे रहा है। 160 दे रहा है ना। कैंसिल करो, 1 0 से 1 0, यहाँ पे कितना आ गया? 5 और यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, तो बी कौन कर रहा है? ठीक है ना, बी का पूछ रहा है ना, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ए रेशियो दोनों मिलके कितना करेंगे? देखो ए बी की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, तो कितना है टोटल? अल्सिम ले लो, अल्सिम आ जाएगा आपके पास कितना? टोटल कितना है? ए कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। ठीक है ना, बी कितने दिन में करेगा? देखिए जिसका हम कर रहे हैं ना उसका नीचे लेके आएंगे। तो ए कितने में करता है? 24 दिन में, गुणा में 5 अपॉन में कितना आ जाएगा? 8 8 3 24, तो 15 दिन में। बी कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में कर देगा। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लो। ए किसी काम को पूरा करता है 16 दिन में। ठीक है, बी उस काम को ए से 20% कम करता है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? तो बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए यहाँ से हम क्या कर लेंगे, मान लिया ए कितना 100% दे रहा है, तो बी कितना दे रहेगा? 80% देगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भैया 5 गुणा ये 16 दिन में पूरा करता है अपॉन में 4 4 चौके 16, तो 20 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक टॉपिक और रह गया आपका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। बस ये टॉपिक और कर लो, बस लास्ट है आपका ये। मोस्टली आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है भैया? जिसको हम साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय एन बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें दी मिलेंगी, एक निकालनी है बस।
ठीक है। अमाउंट क्या होता है, देखिए एक होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है आपका मूलधन, रेट होती है आपकी दर, ठीक है, टाइम होता है आपका समय, और अमाउंट होता है आपका मिश्रधन, ठीक है। अब अमाउंट क्या आ जाएगा आपके पास, मूलधन प्लस में ब्याज, आपका टोटल मान लीजिए आपने कितने पैसे दे रखे प्लस में आपका कितना ब्याज हुआ है, तो वो आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। आप प्रिंसिपल निकाल रहे हो तो कितना आ जाएगा, A गुना 100 एन अपन में 100 प्लस में PRT, ठीक है। और कितना है रेट, टी कितना है टाइम, ओके। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3000 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूलधन कितना है 3000 रुपये, ठीक है, दर कितनी है 4%, ठीक है, समय कितना है, समय है आपका 5 वर्ष, ठीक है। आप ऐसा ही निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा, 3000 गुणा 4 एन गुणा 5 एन अपोन में 100 कैंसिल कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष, टाइम कितना दे रखा है, टाइम है आपके पास 2 वर्ष, दर कितनी है 5%, वार्षिक दर से 200 रुपये हो जाता है, ठीक है। अब की बार ब्याज हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा कि किसी राशि पर 2 वर्ष में 5% पे 200 रुपये हो जाता है, तो आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक है ना। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है कि क्या निकलता है, ब्याज, साधारण ब्याज कितना आ जाता है आपके पास, मूलधन गुणा दर गुणा समय एन अपोन में कितना है 100, ठीक है। ये कि ब्याज दे रखा है 200 रुपये इक्वल टू मूलधन कितना है x, मुझे पता नहीं है, दर कितनी है 5, समय कितना है 2, बटे में कितना आ जाएगा 100, इधर लेके जाओ कितना आ जाएगा 2 जरूर ला जाएंगे, कितना आ जाएगा अपोन में 5 एन 2 एन x वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा भैया 10, दोनों 10 बन रहे ना, 1 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 2000 रुपये, ठीक है, ओके। चलिए बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, अब जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए ना वो कर लेना, बस इनफ है आपके लिए। अगर ये क्लास आपने कंप्लीट कर ली ना तो 10 में से 7 या 8 नंबर आपके 100% श्योर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।